आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का इकोनॉमिक्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और इसमें वही प्रश्न बताएंगे जो आपके वीकली टेस्ट और फाइनल टेस्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, कहता है आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके होते हैं। कोई भी आंकड़ा होता है, ठीक है, कोई भी आंकड़ा होता है उसको प्रस्तुत करने का तरीका एक होता है, वो किस प्रकार से होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आरेखित प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण या उपयुक्त सभी। तो देखो कोई भी आंकड़ा दिया हुआ होता है तो वो आरेखित करके चित्रित करके हम लोग उसको दिखाते हैं, एक सारणीबद्ध एक तरीके से इसको सेटिंग करके उसको हम लोग आंकड़ों को दिखाते हैं। और पाठ विषयक, इस पाठ का इस विषय का आंकड़ा है तो इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि अभी सपोज मान लीजिए कि अभी जैसे कुछ अगर अभी हम लोग गरीबी रेखा या फिर हम लोग गरीबी रेखा काउंटिंग करते हैं तो बोला जाता है कि नहीं, इंडिया में भारत में लगभग 80 करोड़ लोग गरीब हैं, है ना, क्योंकि वो सब राशन ले रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो गरीबी रेखा के अंडर में है। तो इसी तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार से। तो इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ कहता है प्रस्तुतिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने का योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना, आंकड़ों को समझने योग्य बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी होगा, ठीक है। प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आंकड़ों को तो प्रस्तुति योग्य बना दो, सरल बना दो या और समझने योग्य बना दो। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिए देखिए कि देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। क्यों? यह मतलब कि जो भी देश है वो शिक्षा का जो होता है उसके अवसर जो होते हैं उसके विस्तार मतलब कि चारों तरफ फैलावट का लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर बल देता है। क्यों? क्योंकि बाबू लोग देखो, क्योंकि विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विकास प्रक्रिया करने के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे दिया हुआ है मानव पूंजी के उदाहरण क्या है। मानव पूंजी, मानव पूंजी इसको देखिएगा, नर्स, अध्यापक, अभियंता, उपयुक्त सभी। तो मानव पूंजी का जो एग्जाम्पल होगा, देखिए नर्स भी एक मानव पूंजी है, अध्यापक भी एक मानव पूंजी है, अभियंता इंजीनियर इसको होते हैं, ये भी एक मानव पूंजी है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को कहते हैं। तो आंकड़ों को देखो क्या बोला, पंक्तियों मतलब पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को बाबू देखो दिया हुआ सारणीयन, आरेखित, वर्गीकरण और व्यवस्थितकरण। तो इसको हम लोग कहते हैं सारणीयन, ठीक है। सारणीयन विधि जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी, ठीक है। तो अगर उसमें 3 सारणी और 3 स्तंभ तो वो सारणी क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 सारणी और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 सारणी 3 गुने और 3 स्तंभ है तो 3, तो 3 गुने 3 जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। चलो मानव पूंजी में सम्मिलित होते हैं। तो मानव पूंजी में क्या शिक्षा सम्मिलित है, व्यवस्था स्वास्थ्य सम्मिलित है, व्यवसाय सम्मिलित है, या जिसको व्यवसायिक कौशल कहते हैं वो भी सम्मिलित है, ये उपयुक्त सभी है। तो देखो ये जो हो जाएगा, देखिए शिक्षा तो बहुत है क्योंकि अभी अध्यापक के बारे में आपको बताए थे, स्वास्थ्य बहुत है क्योंकि नर्स के बारे में आपको बताए थे, व्यवसाय बहुत है क्योंकि अभी आप लोगों को वहाँ पे बीच में जो ऊपर में हम शो किए थे, ठीक है ना, ऊपर में जो शो किए थे अभियंता के बारे में शो किए थे। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। एक स्वास्थ्य श्रम की तुलना में एक बीमार श्रम की, एक स्वास्थ्य श्रम जो होता है एक मतलब कि एक आप कहते हैं श्रम, स्वास्थ्य मतलब जिसके बीमार नहीं है वो, ठीक है, स्वास्थ्य श्रम जिसको हम कह सकते हैं हम लोग। एक मजदूर जो स्वस्थ है और दूसरा मजदूर जो बीमार है, ठीक है, तो उत्पादक कम होगी, आय कम हो जाएगी, आर्थिक विकास में योगदान कम होगी, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति एक स्वस्थ है एक कमज़ोर है तो स्वस्थ से कमज़ोर में आ जाएगा तो क्या होगा, उसने ये सभी फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कहता अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक
चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अपकृष्ट आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीकरण, सारणीयन, बारंबारता वितरण और प्रस्तुतिकरण। तो सही हो जाएगा बारंबारता वितरण, ठीक है, किसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ कहता है बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है? तो बारंबारता सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें से आपका वर्ग सीमा जो होता है ना, वर्ग सीमा जिसको हम लोग कहते हैं, उससे वो घिरा हुआ होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो किया गया था वो 1991 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था? तो इस समय जो होता था वो 6 उद्योगों का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग देखेंगे। लॉन्ग देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लॉन्ग भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब आपके सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए कि शिक्षा पर व्यय का सर्वाधिक भाग किस स्तर के शिक्षा पर व्यय की जाती है? मतलब शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर खर्च का सर्वाधिक भाग किस स्तर के शिक्षा पर खर्च की जाती है? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च की जाती है से, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा शुरू वाले शिक्षा में अधिक खर्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मानव पूंजी नव परिवर्तन में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहन कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है। कौन? मानव पूंजी, जिससे आविष्कारकों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रम की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होता है। इसीलिए पढ़े लिखे जो मानव पूंजी होते हैं वो नए प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने में, उसमें जो नॉलेज आता है, जिसमें जो भी कठिनाइयाँ आता है, वो सब कुछ वो सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, कहता है भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का वर्णन करें। चलिए उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कहता है कि दंड आरेख तथा आयत चित्र के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो दंड आरेख और आयत चित्र ये दोनों है। तो दंड आरेख और आयत चित्र के बारे में आपको बताते हैं कि दंड आरेख तथा आयत चित्र में निम्नांकित अंतर है। दंड आरेख विविक्त एवं सतत दोनों चरों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि आयत चित्र केवल संतत या सतत चरों के लिए ही बनाए जाते हैं। मतलब दंड आरेख जो होता है वो विविक्त और सतत दोनों चर के लिए बनाए जाते हैं, जबकि आयत आरेख एक ही के लिए बनाया जाता है, सतत चर के लिए, ठीक है। दंड आरेख में दो क्रमिक दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान अवश्य छोड़ा जाता है, जबकि आयत चित्र में आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। जैसे कि देखो बाबू, इसको समझिए, ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे बना रहे हैं तो अगर इस तरीके से बना रहे हैं, जैसे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बना रहे हैं, रंग को बदल देते हैं। देखिए एक यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, अगर ऐसे बना रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरह का जो यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे दंड आरेख, क्योंकि इसके बीच में गैप छूट रहा है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे गैप छूट रहा है, इस जगह पे गैप छूटेगा, इस जगह पे गैप छूटा, ये है दंड आरेख। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं, मतलब इसके बीच में गैप नहीं, इसको कहते हैं आयत चित्र, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो देखो, आयत चित्र से बारंबारता वितरण और औसत बहुलक के मान को ज्ञात किया जा सकता है, जबकि दंड आरेख में से किसी औसत के मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जो भी इसमें प्रश्न देखे हैं, लॉन्ग प्रश्न और आप कह सकते हैं MCQ प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, अब से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।